जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमआईएम भारत में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और वो इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स हैं एक दूसरे पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट के नए हाउस को देखने के लिए गए तो वो अकेले गए। इसका मतलब ये है कि उस पार्लियामेंट का जो कस्टोडियन होता है वो स्पीकर होता है, लेकिन उसके साथ स्पीकर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से इसके खिलाफ या विरुद्ध जाता है। वो मीडिया वालों को ये बात समझा रहे थे और भी बहुत सारे सवालात मीडिया वालों ने किए और उनके जवाब देते हुए असदुद्दीन नज़र आए। आप भी देखें वो किस तरह से मीडिया वालों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर लें। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते हैं वहाँ पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तकबाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ है। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को वोट, मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में? तो ये लोगों की ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सर, ये आरोप आप पे पहली बार नहीं लगा, इसके पहले भी कई बार आप हाँ लगते रहते, हम पे लगता रहेगा और हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात लगा रहे वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। सर, आप तेलंगाना के मुसलमानों के हालात पे आज एक सेमिनार किया है और यहाँ आपको ये बात उठानी पड़ी जिस सरकार को आप समर्थन करते आए हैं, दूसरे टर्म में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उस सरकार तक उसके कान में बात पहुँचाने के लिए आपको इस तरह का सेमिनार करना पड़ रहा है। और आप असेंबली में बात उठाने की बात कर रहे हैं कि दलित बंदूक की तरह मुसलमानों को दिया जाए। जब दलित बंदूक का फॉर्मेट बन रहा था या दलित बंदूक में जो चीज़ें तैयार हो रही थी, उस समय भी आप ये बात उठा सकते थे। और सरकार चूँकि आपको मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ओबीसी के
उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज़ में 57% मुसलमानों के पास ज़ाती घर हैं, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज़ तेलंगाना में 7% है, IAS IPS और उसमें सिर्फ 3% है। और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो BPL हैं। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। CM ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया और हमारे MLAs तेलंगाना के समय बोलेंगे तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है BPL आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देखें कहीं इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो हम तो वेलकम करें दलित बंधु को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के रिलीजियस के हो या OBC के लोगों को भी दिया जाएगा। हम यार देना, तो इसलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया। हम तो अपनी बात रखें। लेकिन आप उतनी पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं रखते जब जहाँ तक तेलंगाना सरकार की बात आती है। ये नहीं अब डाटा तो सही है, अरे इस प्रकार से बात को रखना चाहिए, आप उन पे प्रेशर नहीं डालते हैं। अरे देखिए, पूरे देश में अगर कहीं पर 60,000 मुसलमान बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, बताओ कौन से देश में कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं? बताओ। तेलंगाना में पढ़ रहे हैं 30,000 बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें MIM का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट 1,600 करोड़ रुपये है। कंट्री में कितना है? 2,300 करोड़ रुपये है। अरे ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम बंधु भी लाएंगे? हम गवर्नमेंट से रेकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेटा के साथ बात करेंगे ना, एम्पिरिकल डेटा देंगे और सरकार